हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन इन माय क्लासरूम। आज हम लोग ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो फर्स्ट स्कूल है, एनालिटिकल स्कूल, पहला जो शाखा है, फर्स्ट शाखा हम ले रहे हैं, दैट इज़ विश्लेषणात्मक शाखा हम देखेंगे। तो उसमें जैसे मैंने आपको पहले इंट्रोडक्टरी में थोड़ा सा बताया था कि विश्लेषणात्मक अलग अलग शाखाएं हमने नाम दे दिया है अपनी 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 कन्वीनियंस के लिए, कि अगर ये वाले ज्यूरिस्ट्स ये कह रहे हैं कि इसकी परिभाषा ऐसी होनी चाहिए तो इनका नाम ये, मतलब एक स्कूल्स का नाम दे दिया गया। तो उसमें हम फर्स्ट स्कूल एनालिटिकल स्कूल लेंगे, जिसको एक लाइन में अगर मैं आपको बताऊं कि विश्लेषणात्मक शाखा के जो फॉलोअर्स थे, जो एडवोकेट करते हैं उसको उसको फॉलो करते हैं, वो लोग क्या मानते हैं इसकी परिभाषा विधि की, तो एक लाइन में अगर मैं बताऊं तो ये कहते हैं कि संप्रभु का आदेश ही विधि है। संप्रभु, सॉवरन, द कमांड ऑफ सॉवरन इज लॉ, वो ये कहते हैं। तो हम डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट जो ज्यूरिस्ट हम एनालिटिकल स्कूल में लेंगे जो है, दैट इज जर्मी बेंथम, JEREMY, जर्मी बेंथम, BENTHAM। जर्मी बेंथम हम देख रहे हैं, फर्स्ट एनालिटिकल स्कूल का फर्स्ट ज्यूरिस्ट। इनका टाइम पीरियड लिखेंगे आप 1748 से 1832, 1748 टू 1832 इनका टाइम पीरियड है। इनकी हम परिभाषा देखेंगे। अकॉर्डिंग टू जर्मी बेंथम ये कहते हैं कि जो विधि है वो संकेतों का समूह है। द लॉ जो है वो ग्रुप ऑफ साइंस है। जैसे इजी लैंग्वेज में आपको बताऊं, मैं कैसे बताएंगे आप, नंबर से बताती हूँ मैं। अकॉर्डिंग टू जर्मी बेंथम, नंबर 1 विधि क्या है? सॉवरन की इच्छा की घोषणा। दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ डिजायर्स ऑफ सॉवरन। सॉवरन कौन है? सॉवरन किसे कहेंगे आप? संप्रभु किसे कहेंगे? जो सर्वोच्च शक्ति है। जैसे आज यहाँ जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं उनमें सॉवरन कौन है? जैसे आज हमारे इंडिया में सॉवरन कौन है? संप्रभु कौन है? संप्रभु आज सबसे ऊंची पायदान पे कौन है? सर्वोच्च शक्ति, वो है हमारा संविधान। तो पहले के टाइम पे राजा होते थे, उसके बाद इलेक्टेड CM और ये सब आने लगे। ये तो चलो बाद में हुआ। पहले क्या होता था? राजा जो होता था, संप्रभु होता था, सॉवरन होता था, सबसे उच्च शक्ति, ऊंची शक्ति मानी जाती थी। तो अकॉर्डिंग टू जर्मी बेंथम, विधि जो है सॉवरन की इच्छा की घोषणा है। नंबर 1, सॉवरन की इच्छा की घोषणा मतलब क्या है? जैसे मैं संप्रभु हूँ, मैं यहाँ की राजा हूँ, तो मेरी जो इच्छा होगी वो मेरी इच्छा ही विधि है अकॉर्डिंग टू बेंथम। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरी जो प्रजा है, जो मेरी रियासतें होती थी तब, या जो भी थोड़े थोड़े पर्टिकुलर जगह पे लोग रहते थे, तो वो कहता है अकॉर्डिंग टू जर्मी बेंथम कि सॉवरन की इच्छा की घोषणा विधि है। अगर मेरी इच्छा ये है कि अगर आप 100 रुपीज़ कमा रहे हैं, अगर आपकी अर्निंग है 100 रुपीज़, तो उसमें 20 रुपीज़ आपको एज अ टैक्स, एज अ लगान देना होगा। तो अगर ये मेरी इच्छा है और इसको मैंने घोषित कर दिया तो वही विधि है। इसका मतलब ये हुआ। तो ये कह रहे हैं कि सॉवरन की डिजायर्स की डिक्लेरेशन है विधि। नंबर 2 ये कह रहा है कि जो कुछ लोगों के लिए होती है, जो पर्टिकुलर लोगों के लिए होती है, पर्टिकुलर लोगों के लिए, जैसे मैं यहाँ की एक रियासत का मैं राजा हूँ और मेरे यहाँ पे मेरी रियासत में इतने गांव आते हैं, इतनी टेरिटरी आती है, तो उस टेरिटरी पे रहने वाले पर्टिकुलर लोगों के लिए ही वो लागू होगा। तो नंबर 2 जो कि कुछ लोगों के बारे में होती है, जो कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए होती है। और नंबर 3 कौन पर्टिकुलर लोग होते हैं? नंबर 2 में आएगा, उन पर्टिकुलर लोगों के लिए होती है जो उसकी शक्ति के अधीन में होते हैं, जो उस राजा की शक्ति के, संप्रभु की शक्ति के अधीन में होते हैं। और नंबर 3, इन घोषणाओं से कुछ परिणाम उत्पन्न होते हैं। तो आप समझ गए जर्मी बेंथम की। आप जब परिभाषा, जब उसकी डेफिनेशन बुक में देखेंगे तो उसमें 3 ही बातें मेन समझ में आएंगी आपको। नंबर 1 ये सॉवरन की डिजायर्स का डिक्लेरेशन है। नंबर 2 ये पर्टिकुलर पर्सन्स के बारे में, पर्टिकुलर पर्सन्स के रिगार्डिंग होती है। किन पर्टिकुलर पर्सन्स के रिगार्डिंग होती है? जो उसकी पावर के अंडर में रहते हैं, जो उसकी पावर के अंडर में आते हैं। और थर्ड क्या होता है? इन डिक्लेरेशंस के से कुछ कॉन्सिक्वेंस उत्पन्न राइज होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जर्मी बेंथम ये विधि होती है। और उसके बाद जर्मी बेंथम कहता है कि जो एक लॉ है वो, उसको हम डिफरेंट, उसके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं एक लॉ के। वो कहता है एक विधि पर हम विभिन्न
एस्पेक्ट्स, विभिन्न दृष्टिकोणों से हम उस पर विचार कर सकते हैं। जैसे अगर एक लॉ बनता है तो उसको आप कैसे समझाएंगे, कैसे जर्मी बेंथम ने लॉ को कैसे समझाया है, उसने अलग अलग उसके एस्पेक्ट्स से उसको समझाया है। तो आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। वो कहता है कि विभिन्न दृष्टियों से हम एक विधि पर विचार कर सकते हैं। नंबर 1 जो बताता है, वो जो उसका एस्पेक्ट है, नंबर 1 इज सोर्स। वो कहता है कि जो लॉ है, जो विधि है, उसका एक सोर्स होता है, उसका एक सोर्स होता है, मतलब उसका एक स्रोत होता है। और जो अकॉर्डिंग टू एनालिटिकल स्कूल, अकॉर्डिंग टू जर्मी बेंथम, लॉ का सोर्स क्या है? अभी मैंने आपको बताया, संप्रभु की इच्छा। तो अकॉर्डिंग टू जर्मी बेंथम, हर विधि का एक सोर्स होता है, एक स्रोत होता है। नंबर 1 एस्पेक्ट उसका सोर्स है उसका। और इसने बताया, जर्मी बेंथम के अकॉर्डिंग, लॉ का सोर्स है संप्रभु की, सॉवरन की डिजायर, उसकी इच्छा, उसकी घोषणा। तो ये कह रहे हैं कि द सोर्स ऑफ लॉ इज विल ऑफ सॉवरन। विल मतलब इच्छा, जो वो खुद इशू कर सकता है, या तो मैं खुद उसको बोलूंगी, खुद इशू करूंगी, और या फिर अपने प्रीवियस सॉवरन से अडॉप्ट करूंगी। प्रीवियस सॉवरन, जैसे अगर आप राजा हैं तो अगर आप अपनी इच्छा बोल रहे हैं, बता रहे हैं, तो वो या विधि है, या तो वो खुद इशू करेंगे आप, या फिर अपने पूर्वज से, जैसे अपने पिता से, दादा से लेंगे। तो राजा के पीछे जो होते हैं पिता और वो, उनसे लेंगे। तो फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ लॉ इज सोर्स। नंबर 2 सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? विषय जिसको बोलते हैं। तो विषय का मतलब क्या होता है? विषय का मतलब है किन पर ये विधि लागू होगी, किस पर ये विधि लागू होगी, जो कि विधि बनाई गई है, जो लॉ बनाया गया है। जैसे दीज मे बी पर्सन्स और थिंग्स, जिन पर ये लागू होते हैं। या तो ये कोई पर्सन हो सकते हैं, या तो विधि बनती है किसी पर्सन के लिए, जैसे जैसे पर्सोनेल्स होते हैं, जो कर्मी होते हैं, किसी के लिए भी बन सकती है, किसी पर्सन के लिए, किसी लेडीज़ के लिए, कोई पर्टिकुलर, जैसे किसानों के लिए बना था कोई कानून, तो वो एक पर्सन्स के लिए बना था। या फिर ये थिंग्स के लिए बनता है, किसी चीज़ के लिए कोई कानून बन सकता है। तो दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट ऑफ द लॉ। विधि का एक विषय होता है, नंबर 2। नंबर 3 इसका एक ऑब्जेक्ट होता है, उद्देश्य, जिनके बारे में भी ये बनेगी। वो उसके उद्देश्य परिस्थिति जन्य हो सकते हैं, सर्कमस्टेंसेस पर बेस्ड हो सकते हैं, कि इस जो ये लॉ बनाया गया है उसका ऑब्जेक्ट क्या है, वो क्यों बनाया गया है, उसका उद्देश्य क्या है। नंबर 3 उसका एस्पेक्ट। नंबर 4 एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब होता है विस्तार। जैसे एक कानून बना तो वो कानून कहाँ तक विस्तारित होगा, कहाँ तक उसका एक्सटेंट होगा, वो उसको कहाँ तक फॉलो किया जाएगा। जैसे अगर एक संसद एक कानून बनाती है, यहाँ इंडिया में अगर पार्लियामेंट कोई नियम या कानून या कोई लॉ बनाती है, तो वो पूरे इंडिया तक उसका एक्सटेंशन होता है, मतलब उसका विस्तार पूरे भारत में होगा। पूरा भारत को माना जाए, को उस कानून को फॉलो करना पड़ेगा। और अगर यहाँ की विधानसभा बनाएगी, यहाँ का लेजिस्लेटिव असेंबली राजस्थान की या दूसरे स्टेट्स की बनाएगी, तो उसका एक्सटेंट या उसका विस्तार सिर्फ उस स्टेट तक होगा। तो दैट इज कॉल्ड एक्सटेंट ऑफ द लॉ, जो कानून का एक्सटेंट या विस्तार होगा। नंबर 4। नंबर 5 जो इसका है वो है एस्पेक्ट्स उसकी। ये भी इसका वही आ गया, इसके पहलुओं के बारे में, इसके एस्पेक्ट्स के बारे में। किसी भी विधि का पहलू कितने होंगे, पहलुओं के बारे में वह अलग अलग, एक तरीके से मेथड्स कह सकते हैं इसको, अलग अलग मेथड्स बोल सकते हैं, जिनसे ये जो लॉ बनाया गया है वो अपने सब्जेक्ट पर लागू होगा, उसको क्रियान्वित किया जाएगा। तो वो एस्पेक्ट्स उसके, वो उसके तरीके आप कह सकते हैं, उसको मेथड्स बोल सकते हैं, जिनसे ये एक कानून जो बनाया जाता है वो लागू होगा अपने सब्जेक्ट्स पर। नंबर 5। नंबर 6 इसमें फोर्स ऑफ लॉ। फोर्स ऑफ लॉ को आप कहेंगे जो कानून के पीछे उसका बल होता है। बल का मतलब क्या होता है? जैसे एक कानून बन गया, जैसे कुछ भी एक लॉ बना, और उसके पीछे का बल उसको बोलेंगे कि अगर फोर्स ऑफ लॉ का मतलब होता है कि आप अगर इसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपको ये इस तरीके से दंडित किया जाएगा। तो दैट इज बल, दैट इज फोर्स ऑफ लॉ। सुनिए, इसके बल के बारे में होता है 6th ये पॉइंट जो है, इट मीन्स उन हेतुओं के बारे में, उन तरीकों के बारे में, उन मोटिव्स के बारे में है ये। किसी भी लॉ को मनवाने के एक तरीके होते हैं जो, जिससे इसे सब लोग मानने लग जाएं, तो दैट इज फोर्स ऑफ लॉ होता है। अगर मैं कहूँ कि आप मेरी क्लास में 10 बजे के बाद एंटर नहीं करेंगे, नहीं आप 10 बजे तक आएंगे, जैसे मैंने एक कानून बना दिया कि आप मेरी क्लास में 10 बजे आएंगे,
उसके बाद नहीं आएंगे। तो अगर मैं आपको 11 बजे भी कोई आ रहा है या बाद में भी कोई आ रहा है और उनको मैं कोई कुछ कह ही नहीं रही हूँ, तो फिर मेरे उस कानून को या मैं मेरे उस रूल को कोई भी फॉलो नहीं करेगा। जब उसके पीछे कोई बल होगा, बल ये होगा कि अगर आप आएंगे तो मैं उसको आपको एंटर ही नहीं करने दूंगी, या आपको इतना दंड देना पड़ेगा, आपको फाइन देना पड़ेगा, 20 रुपीज़ फाइन देना पड़ेगा, या कुछ भी होगा। तो वो होगा कानून के पीछे का बल, द फोर्स ऑफ लॉ। अब आगे चलते हैं हम। हाँ, इसके बारे में ये भी बताऊंगी मैं कि ये मोटिवेशन जो होता था वो किसी भी तरीके का हो सकता था। दिस मोटिवेशन में बी फिजिकल, वो शारीरिक भी हो सकता था, उसको दंडित किया जा सकता था। पॉलिटिकल होता था, राजनीतिक हो सकता था, रिलीजियस हो सकता था, और मॉरली भी आपको दंडित किया जा सकता था, पनिशमेंट दी जा सकती थी, या फिर अगर आप सही करते थे तो रिवॉर्ड दिया जा सकता था। तो ये रिवॉर्ड देना कि अगर आप किसी को मान रहे हैं तो आपको रिवॉर्ड दिया जाता है, तो आप उसको मोटिवेट होते हैं उस कानून को फॉलो करने के लिए, उस कानून को मानने के लिए। तो ये सब चीज़ें नंबर 6। एंड नंबर 7 लास्टली है जो जिसमें आएगा लीगल रेमेडीज़ हैं, एक विधि से जुड़ी हुई हम पढ़ रहे हैं। विभिन्न दृष्टिकोण जो हम देख रहे हैं उनमें 7th और लास्ट है उपचारगत विधियाँ, जो जर्मी बेंथम के अकॉर्डिंग हम ये पढ़ रहे हैं कि विधि क्या है, उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। ध्यान रखा करें कि आप सुन क्या रहे हैं, आप जर्मी बेंथम को सुन रहे हैं, एनालिटिकल स्कूल हम कर रहे हैं। तो लास्टली मैं आपको बता रही हूँ उपचारगत विधियाँ। उपचारगत विधियाँ का वही मतलब हुआ कि आपको रेमेडी क्या दी जाएगी अगर आपको एक राइट है और उस राइट को किसी ने वायलेट कर दिया। वायलेट करना, अगर उस अधिकार को जो आपको मिला हुआ था उसको किसी ने फॉलो नहीं किया, उसको खंडित कर दिया, या आपको वो मानने नहीं दिया, उसको इंजॉय नहीं करने दिया, तो आपको रेमेडी क्या मिलेगी। आपको रेमेडी का मतलब आपको उपचार क्या मिलेगा, इसके बारे में है। तो दैट इज उपचारगत विधियों को आप बोलेंगे रेमेडियल अपेंडेजेस। तो ये कहते हैं ये विधियां इसके बाद में जोड़ी जाती हैं, क्योंकि ये क्यों जोड़ी जाती हैं बाद में, लॉ के बाद में लॉ बन गया और उसके बाद उपचारगत विधियां बाद में जुड़ जाती हैं। क्यों इसलिए जुड़ जाती हैं कि अगर ये नहीं होंगी तो कोई भी उस लॉ को फॉलो ही नहीं करेगा। तो ये विधियां बाद में जुड़ जाती हैं फॉर क्यूरिंग एविल, स्टॉपिंग एविल। एविल एविल क्यों एविल का मतलब होता है कुछ गलत होने से रोकने के लिए। तो टू क्यूरिंग द एविल एंड स्टॉपिंग द एविल, कुछ गलत होने से मतलब कि अगर कोई कानून बना है तो उसको फॉलो करना ही पड़ेगा आपको, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको ये दंड सहना पड़ेगा। तो बेंथम ने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में भी बताया, जिसे बाद में ऑस्टिन ने भी 20th सेंचुरी में फॉलो किया। ऑस्टिन हम इसके बाद में लेंगे, और हालांकि उसमें सुधार होते गए, अमेंडमेंट्स होते गए, बट इसको ही आगे फॉलो किया ऑस्टिन ने, जो मैं बाद में आपको बताऊंगी। अब आ जाइए बेंथम की लीगल फिलॉसफी जो हम देखेंगे। लीगल फिलॉसफी को आप कहेंगे कि एक चिंतन जो उसका था, उसका विधि के बारे में जो चिंतन था, उसको नाम दिया गया इंडिविजुअलिज्म का। इंडिविजुअलिज्म को आप कहेंगे व्यक्तिवाद। इसका जो विधि का चिंतन था, विधिक चिंतन था, उसको इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद का नाम दिया गया। इसके अकॉर्डिंग ये भी आपको पॉइंट्स में इजी करके मैं बताऊंगी कि क्या इसका इंडिविजुअलिज्म क्या था। नंबर 1 वो कहता था इंडिविजुअलिज्म व्यक्ति को बहुत, एक व्यक्ति को वो बहुत इंपॉर्टेंस देता था, समाज की इकाई को बहुत इंपॉर्टेंस देता था। वो कहता था नंबर 1 वो ये कहता था कि जो लॉ है, जब भी कोई विधि बनाई जाती है तो उसका मेन टास्क क्या होता है। किसी भी विधि का, किसी भी लॉ को जब क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है, तो उसका मेन टास्क क्या होना चाहिए। वो कहता है कि उसका मेन टास्क इंडिविजुअल को सारी बाउंड्रीज से, सारी बाउंडेशन से फ्री करना होना चाहिए। मतलब वो कहता था कि विधि का मेन काम, मुख्य काम व्यक्ति को बंधनों से मुक्त करना है। उसका मानना था कि जब तक व्यक्ति बंधनों से मुक्त नहीं होगा वो खुद का भला नहीं कर पाएगा। बंधनों से मुक्त करना कि कभी भी व्यक्ति किसी के अंडर में रहकर कभी भी खुद का भला नहीं कर सकता। अगर समाज का भला करना है तो हर व्यक्ति को बंधनों से मुक्त करना ही पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू जर्मी बेंथम। नंबर 2 हम उसका व्यक्तिवाद देख रहे हैं, उसका जो लीगल फिलॉसफी है वो देख रहे हैं। और नंबर 2 वो कहता था, जो जर्मी बेंथम था वो इकोनॉमी के लेजिस फेयर के सपोर्टर था। लेजिस फेयर होता है, इकोनॉमी का लेजिस फेयर होना, आर्थिक रूप से वो अहस्तक्षेप नीति का समर्थक था। आर्थिक रूप से कि वो ये कहता था कि अगर कोई व्यक्ति कुछ काम कर रहा है तो उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।
तभी वो व्यक्ति आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट रहकर अपनी उन्नति खुद कर पाएगा। तो वो लेजिस फेयर के का फॉलोअर था, लेजिस फेयर के फेवर में था। लेजिस फेयर अहस्तक्षेप, आर्थिक रूप से इकोनॉमिक्स के लेजिस फेयर का आर्थिक रूप से व्यक्ति को वो अहस्तक्षेप नीति के रूप में देखना चाहता था कि व्यक्ति को हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए उसके इकोनॉमिक्स की फील्ड में। और वो क्या कहता था, उसने कहा कि जो लॉ है, जो विधि है, वो कॉडिफाई होनी चाहिए। कॉडिफाई का मतलब है संहिताबद्ध होनी चाहिए। संहिताबद्ध का मतलब है कि लिखित होनी चाहिए, कि कभी भी वो उसने रूढ़ियों को या प्रथाओं को जो चलती आ रही हैं, जो लिखित नहीं है, जो कस्टम्स थे जो चलते आ रहे थे और जो कॉडिफाई नहीं थे, उनके फेवर में बोल नहीं था। और उसने प्रथाओं को और कस्टम्स को डिनाई कर दिया, उसके फेवर में वो नहीं था। कॉडिफाइड लिखित विधि के समर्थक था वो, और इसलिए उसको उपयोगितावादी कहा जाता था, उसको यूटिलिटेरियन कहा जाता था। आपका क्वेश्चन आ जाता है कि जर्मी बेंथम को यूटिलिटेरियन या उपयोगितावादी क्यों कहा जाता है? तो इसलिए कहा जाता है कि वो कहता था कि विधि का उद्देश्य, विधि का एम क्या होना चाहिए? सर्वाधिक लोगों का सर्वाधिक सुख, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारा सुख दे अगर विधि, तो वही विधि सही है। अन्यथा दूसरी विधि को उसने, दूसरे लॉ को उसने डिनाई कर दिया। वो कहता था कि लॉ का एम है, क्या होना चाहिए? लॉ का एम या लॉ का उद्देश्य, विधि को बनाने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर मतलब बहुत सारे लोग, और ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस का मतलब बहुत सारा सुख। तो बहुत सारे, सर्वाधिक व्यक्तियों का सर्वाधिक सुख उसका एम था। वो कहता था कि विधि का प्रयोजन या एम क्या होना चाहिए? सुख को लाना और दुख को दूर करना। तो दिस इज लीगल कॉन्सेप्ट ऑफ जर्मी बेंथम, जो कि एनालिटिकल स्कूल का एक बहुत मेन फर्स्ट कह सकते हैं आप ज्यूरिस्ट था, विधि शास्त्री था, जिसको आज हमने देखा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद एक मेन जो और इसका ज्यूरिस्ट है एनालिटिकल स्कूल का, वो हम ऑस्टिन, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।